गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर है धातु एवं अधातु। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये सीरीज चल रही है जिसमें सभी इम्पॉर्टेंट MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है, जो भी परीक्षा में आए हुए हैं और उन्हीं के जैसे आने की संभावना वाले। तो आज चैप्टर है धातु अधातु, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आने से जहाँ की संभावना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातुएं अब आपको बताना है विद्युत धनात्मक होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती हैं या उदासीन होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये सब कुछ भी आपको रटना नहीं है। कोई भी आप धातु ले लेंगे तो धातु मान लिया हमने क्या ले ली, सोडियम। इसका नंबर होता है 11 2 8 1। अब अगर इसके बाहरी कक्षा में, यहाँ इम्पोर्टेंट है, देखिए, अगर इसका बाहरी कक्षा में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करती है, निकाल देगी। इनको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, इनको निकाल देंगे। अब निकाल देने के बाद क्या होगा, धन आयन बनाएंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धन आयन या फिर धनात्मक बनेंगे। ठीक है, तो धातुएं कैसी होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब भी 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये उनको निकाल कर विद्युत धनात्मक बन जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातुओं को एकदम पतले तार के रूप में खींचने को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता, तन्यता या फिर उनका लचीलापन। तो याद रखेंगे, जो तन्यता होता है, धातुओं के पतले तार खींचने के रूप को, तार खींचने के क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। यानी धातु के पतले पतले तार जो बनाए जाते हैं, उनके इस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी होती है। तो हम कहेंगे तन्यता जो मैक्सिमम होती है वो किसकी होती, तन्यता मैक्सिमम किसकी होती, सोने की। और सोने का सिंबल क्या होता है, AU। मैक्सिमम तन्यता यानी सर्वाधिक तन्यता किसकी होती है, सोने की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सोने का सिंबल क्या होता है, AU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको याद कर लीजिए। तो देखिए, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है। जो धातुओं की सतह होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है, खुरदुरी होती है, काली होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं का एक दो गुण होता है कि उनकी सतह कैसी होती, चमकदार होती है। सतह कैसी होगी धातुओं की, चमकदार मिलेगी। ठीक है, अब याद रखना, अधातुएं भी एक अधातु है, कौन सी, आयोडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आयोडीन अधातु है लेकिन फिर भी कैसी है, चमकदार है। दूसरा याद रखेंगे, हीरा, ये क्या है, अधातु है लेकिन इनमें भी चमकदार यानी चमक का गुण होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आ जाता है कि धातुओं की सतह तो चमकदार होती है, लेकिन वो कौन कौन सी अधातुएं हैं जो चमकदार होती हैं, एक आयोडीन और दूसरा हीरा। ये भी क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को आप टेस्ट के जैसे देखें और अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतले चादर बनाया जा सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि धातुओं के पतले तार बनाए जा सकते थे। अभी हमने क्या पढ़ा था कि धातुओं के पतले तार बनाए जा सकते थे। अब पूछ रहा है कि धातुओं के चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो चादर बनाने का गुण होता है उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। ठीक है, धातुओं के पीट कर पतले चादर के रूप में बदलने को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। वही अगर पूछे तार के रूप में बदलने को क्या कहेंगे? तो तन्यता कहेंगे। तो हमारे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आघात वर्धनीयता। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा पूछे आघात वर्धनीयता किसकी होती? तो पतली पतली चादरें किसकी बनाई जाती हैं? बताइए। सर्वाधिक आघात वर्धनीय या फिर तन्य धातु, वो उसी में आ जाएगी, सोने की। ठीक है, उसी को पीट के बहुत पतला बनाया जा सकता है। नेक्स्ट कहेंगे, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं। यानी ये देखिए, जैसे ये धातु A है और ये धातु B है, या दोनों जगह एक ही धातु हो सकती है। जब कभी भी धातु धातु से टकराएगी तो वहाँ पर एक आवाज़ उत्पन्न होती है। उस आवाज़ को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो हमने पढ़ा था अभी तन्यता, तो उसके तार बनाने के गुण को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आघात वर्धनीयता क्या होती है? चादर बनाने का गुण होता है। तो बच गया कौन सा? ध्वनिक या सोनोरस। ये सोनोरस वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसी से पेपर में क्वेश्चन आता है कि सोनोरस क्या होता है। तो धातुओं के जो टकराने पर आवाज़ उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? सोनोरस। फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने में आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कौन कौन से हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो हमने देखा है इसमें हमारा तन्यता नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे? पहले एलिमिनेट कर देंगे, यानी तन्यता नहीं हो सकती। आघात वर्धनीयता चादर बनाने का है, ये नहीं हो सकता। तो यानी बचा कौन? यही। तो यही आंसर होगा। ठीक है, इस मेथड से भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए आ गया, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्यता क्या होता है? तार बनाने का गुण, एकदम पतले पतले तार बनाने का गुण। ठीक है, तो अब याद रखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्वाधिक तार बनाने का गुण किस में होता है? सोने में। तो सोने का सिंबल क्या होता है? AU। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला सर्वाधिक तन्य धातु है। ये देखिए NCERT क्या कहती है सोने के बारे में, कि अगर आप 1 ग्राम सोना लें उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं सोने का। सोचिए, 1 ग्राम मात्र सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये बात 10वीं के NCERT में लिखी है। तो बस अभी तो यही ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? तो हम कहेंगे सोना। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लिथियम, हीरा, सोडियम या फिर पोटेशियम? तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। सोडियम और पोटेशियम, पहली बात क्या है? ये धातु हैं। ठीक है, दूसरी बात धातु हैं, और कैसे धातु हैं? मुलायम धातु हैं। ठीक है, कैसे हैं? मुलायम, इतने मुलायम कि इनको चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो जो हीरा है वो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। और याद रखेंगे, हीरा एक धातु नहीं है, ये क्या है? अधातु है। ठीक है, हीरा क्या है? अधातु है। ओके, तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? अभी हमने पढ़ा था जो चमकीले होने का गुण किसका था? धातुओं का। लेकिन कोई अधातु है जो चमकीली है, तो बताइए। कार्बन अधातु है, ब्रोमीन, आयोड। पर कार्बन तो काला होता है। ठीक है, कार्बन कैसा है? काला है। ब्रोमीन ये तो द्रव है। और जो आयोडीन है, अभी हम लोगों ने बात करी थी, जो आयोडीन होगी वो कैसा? चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, आयोडीन कैसा दिखता है? चमकदार। और आयोडीन है क्या? अधातु। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चमकदार जो होना, ये किसका? चमकीला होना धातुओं का गुण है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार है। ठीक है,
अब एक बात और सुनिए ब्रोमीन के बारे में। ब्रोमीन अधातु है, लेकिन कैसी है? द्रव अवस्था में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रोमीन कैसी है? अधातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्वारेजिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वारेजिया क्या होता है, इसको अभी हम लोग जानेंगे। देखिए, जब किस अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। देखिए, एक तरफ HCl है और एक तरफ HNO3 है, तो इसका मिश्रण इनको किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। HCl और HNO3 किस अनुपात में मिलाए जाते हैं कि इनका मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेजिया कहलाता है। तो आप इसको देखेंगे तो इनको क्या करते हैं, 3:1 में, मतलब 3 यूनिट क्या रहता है? HCl रहेगा और 1 यूनिट क्या रहेगा? HNO3। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। 3:1 में जब मिलाया जाता है तो जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं हम? अम्लराज। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? अम्लराज। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि जो सोना होता है ये उसको तक अपने में घोल सकता है, सोने को घोल लेगा अपने में। ठीक है, ठीक, तो ये याद रखेंगे। एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें से HCl 3 यूनिट, HNO3 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर के MCQ के रूप में और उनके नोट्स दोनों पूरा चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे MCQ के रूप में। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए फिर से क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी याद रखिएगा, मरकरी का सिंबल होता है Hg और ये क्या है? एक धातु है और ये ऐसी धातु है, अभी पढ़ा था धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं, लेकिन ये किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। कहाँ? रूम टेम्परेचर पर यह धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और यह कैसी होती है ये भी इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। विद्युत की कुचालक होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसी होगी? विद्युत की कुचालक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप कभी भी पेपर देखेंगे उसमें ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देगा। यानी लोहा जो होता है उस पर जंग से बचाने के लिए किसी अन्य धातु की पतली परत चढ़ा देते हैं। तो वो धातु कौन सी होती है? तो याद रखेंगे, लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। यह प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है, एनोडीकरण कहलाती। एनोडीकरण कोई पूछे क्या होता है तो कहना लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु यानी जस्ते की पतली परत चढ़ाए जाने को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, और जिंक के बारे में याद रखें, यह जो धातु होती है यह तन्य नहीं होती है, उसकी जगह यह कैसी होती है? भांगुर होती है। यानी इसको जब आप पीटेंगे तो ये चिटक कर टूट जाएगी। ठीक है, जिंक के बारे में ये अकेली इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया गया था 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी इसका गुण क्या कहलाता है? तन्यता। तन्यता जो होती है वो सोने की सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है?
तन्यता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सोने की। और देखिए कितनी होती है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे अभिक्रियाशील धातु है? कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसके लिए आपको एक वो क्वेश्चन है जो रासायनिक श्रेणी होती है। क्या चीज़? रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, उसको आपको याद होना चाहिए। वो अगर आपको याद है तो ये आसानी से याद कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले होता है LiKBa, तो यहाँ के आया ना, पोटेशियम। सबसे सक्रिय धातु यहाँ पर इन चारों में कौन सी है? पोटेशियम। ठीक है, तो याद रखेंगे लिखबा। ऐसे एक ट्रिक होती है, अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आंसर जो है वो कौन सा है? के सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा अति ज्वलनशील है? कौन सा तत्व अति ज्वलनशील है? तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो श्वेत फास्फोरस, जिसको क्या कहते हैं? सफ़ेद फास्फोरस भी कहते हैं। तो ये जो ये पदार्थ है फास्फोरस, ये पदार्थ इतना सक्रिय है कि ये वायु के संपर्क में आने पर जलता है। वायु में जलता है, यानी वायु के संपर्क में आएगा तो जलना आरंभ कर देगा। यानी बहुत ही अधिक कैसा होता है? सक्रिय या ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ये देखिए, अभी हमने पढ़ा, अगर धातु की बात करता, जो धातु जो द्रव होती है वो कौन सी होती है? कौन सी बताइए? Hg, जिसको अभी पढ़े थे मरकरी है। लेकिन आधातु पूछे जो द्रव होती है वो कौन सी होगी? आधातु जो द्रव हो वो कौन सी होगी? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रोमीन एक ऐसी आधातु है जो कैसी होगी? द्रव अवस्था में पाई जाएगी। और अगर धातु की बात करें तो मरकरी ऐसी धातु होगी जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी। आधातु ब्रोमीन जो है वो किस अवस्था में मिलती है? द्रव अवस्था में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, गंधक, गंधक कहते हैं सल्फर को। फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप टेस्ट देते हैं तो आपको नए नए सवाल सीखने को मिलते हैं। गंधक किसका नाम होता है? सल्फर का। तो साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो देखिए आपको कितने ऑप्शन मिले, S, S3, S8, S4। तो याद रखेंगे साधारण रूप में S8 के रूप में सल्फर पाया जाता है। किस रूप में? S8 के रूप में। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। अब देखिए, उच्च विद्युत धनात्मकता है, इसके कारण धातु के परमाणु। अब बताइए, धातु के परमाणु धन आयन होते हैं, ऋण आयन होते हैं, या उदासीन, या फिर सहसंयोजक? तो अभी पढ़ा था, जब भी धातुएं क्या करती हैं? धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये इसकी परिभाषा होती है, त्याग कर क्या बनाती हैं? आप बताएं? धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं। तो हमारा जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा धनायन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड किस तरह के होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातुओं के ऑक्साइड किस तरह के होते हैं? तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि सोडियम या फिर मैग्नीशियम, ये सब वायु से क्रिया करके क्या बनाते हैं? धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जब ये धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं तो इनका व्यवहार कैसा होता है? तो याद रखेंगे, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, ये पेपर में सीधे आता है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो कहेंगे क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं।
ये वो पीडीएफ में क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए। तो ये चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, धातु और धातु के ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर बहुविकल्पीय क्वेश्चन कह सकते हैं। तो देखिए अभी नया क्वेश्चन आया, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सल्फर का, तो सल्फर किस रूप में था, S8 के रूप में। अब आ रहा है फास्फोरस, तो फास्फोरस किस रूप में होगा ये सोचिए। तो इसका याद करना होगा आपको, ये P4 के रूप में पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं सीसा और टिन। देखिए शीशे का सिंबल क्या होता है, लेड को सीसा कहते हैं और टिन को क्या कहते हैं, Sn। ये किसका मिश्र धातु है, यानी सीसा और टिन को जब मिलाया जाता है तो कौन सी मिश्र धातु बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे सीसा और टिन आपस में मिलकर जो बनाते हैं उस मिश्र धातु का नाम होता है सोल्डर। क्या चीज़, सोल्डर एक मिश्र धातु है जो किससे, सीसा और टिन से मिलकर बनी होती है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सोल्डर। अब आपको यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। आपने एक नाम सुना होगा पीतल, तो ये भी मिश्र धातु है। किन दो धातुओं से बनी होती है, एक होता है कॉपर, दूसरा होता है जिंक। यानी कॉपर अकेले 80% और जिंक कितना 20%। इन दोनों को मिलाकर बनने वाली मिश्र धातु कौन सी है, पीतल है। इसको नोट करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसी के साथ एक पेपर में और पूछी जाती है वो धातु है, आपने सुना होगा कांसे का नाम, कौन सा, कांसा। तो उसको भी, ये भी एक मिश्र धातु है। इसमें कॉपर और टिन होते हैं। कौन, कॉपर और टिन। तो कॉपर और टिन के द्वारा निर्मित मिश्र धातु कौन सी होती है, कांसा। ठीक है, तो ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये है निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हम एक सीरीज बता दे रहे हैं नीचे के तत्वों की, वो उसी सीक्वेंस में रहेंगे। तो सबसे पहले जो होता है हाइड्रोजन, जहाँ से आपको याद करना है, यहाँ से याद कर लेंगे तो भी कुछ क्वेश्चन हल हो जाएंगे। उसके बाद Cu होता है, फिर Hg होता है, फिर Ag होता है, फिर Au होता है। तो यानी नीचे की तरफ इनका घटता क्रम है। ठीक है। तो सबसे जो सक्रिय धातु का सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो कौन सी है, इनमें कॉपर जो है वो इन सभी में सबसे क्रियाशील धातु है। ठीक है, सबसे सक्रिय धातु कौन सी है, कॉपर। देखिए जो सब जितना ऊपर होगा वो उतना ही क्रियाशील होगा और जो जितना नीचे होगा उतना ही कम क्रियाशील है। तो देखिए अगर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, उससे कम, इनमें से ऑप्शन यही चार हैं। तो देखिए कॉपर सबसे ऊपर है, इस वजह से कॉपर सबसे सक्रियशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सोना किस द्रव में घुल जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि सोने को अपने आप में कौन घोल लेता है। तो याद रखिए, ना सल्फ्यूरिक अम्ल ना नाइट्रिक अम्ल। कौन घोलता है, अम्लराज, जिसको अभी एक्वारेजिया कहा गया था। ये क्या होता है, HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लराज। और ये इतना संक्षारक होता है कि ये सोने को भी अपने अंदर घोल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधातु, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करेंगे, अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है या होती है। तो अभी हम लोगों ने जब एक क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था कि धातुओं के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते थे। ये हमने कहा था 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो। ये किसकी बात की थी, धातु की। तो देखिए 1 2 3 ये धातु हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ पूछा है कौन, अधातु। तो बोलो कौन कौन बच गए हैं। तो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं या फिर 8। ये जो हैं ये सब किसके बाहर हो सकते हैं, अधातु के। और जो 1 और 2 3 है ये किसके बाहर हो सकते हैं, धातु के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या मिलेगा,
4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो दोनों पूछे जा सकते हैं पेपर में। देखिए, अमलगम एक मिश्र धातु है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा कौन सी रहती है? तो देखिए, अमलगम जो है ये भी एक मिश्र धातु है। तो अब मिश्र धातु है तो कम से कम इसमें दो धातुएं तो जरूर होंगी, एक कोई ए होगी, दूसरी बी। तो कह रहा है एक धातु इसमें हमेशा फिक्स रहती है, वो कौन सी धातु है? तो याद रखेंगे वो धातु है जो हमेशा फिक्स रहती है, पारा यानी मरकरी यानी Hg। अब मरकरी में आप किसी भी धातु को अगर डुबोएंगे तो वो क्या बन जाएगा? अमलगम रहेगा। यानी जो अमलगम होता है उसकी एक धातु हमेशा कौन रहेगी? पारा। दूसरी आप इसमें से यहाँ कोई भी मिला सकते हैं, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, सोना, कुछ भी मिलाएं, लेकिन एक धातु उसमें हमेशा कौन रहेगी? मरकरी। तो जो मिश्र धातु बनेगी उसको क्या कहेंगे? अमलगम। यानी मरकरी खुद द्रव होती है, तो इसमें कोई भी धातु मिला देंगे तो जो मिश्र धातु तैयार होगी वो क्या कहलाएगी? अमलगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये क्वेश्चन है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तो आप बताइए इनमें से आप कौन सा पदार्थ देखते हैं जिसका आप उपयोग करते हैं और दिखाता हो कोई अभिक्रिया नहीं करता? तो देखिए, हम लोग सोना चांदी पहने रहते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? सोने चांदी के आभूषण पहने रहते हैं और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो गोल्ड धातु है जो ऑक्सीजन तथा जल से सामान्य ताप पर अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता कौन? गोल्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? अब जैसे ये पुराने चैप्टर जो था, मतलब पुराना सिलेबस, उसमें अयस्क और खनिजों का निष्कर्षण था, उसमें से ये क्वेश्चन बार बार आया, तो हमने सोचा एक बार ये आँखों के सामने रहेगा तो पेपर में आ जाएगा, तो कर सकते हैं। तो जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। और लोहे के एकाध अयस्क याद रखेंगे, इसके नाम होते हैं हेमेटाइट। ठीक है, और एक होता है मैग्नेटाइट। ये दोनों ध्यान रखेंगे, ये किसके अयस्क हैं? लोहे के, और एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन उपधातु है? देखिए, तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, धातु, आधातु, और उसके बाद तीसरा जो कैटेगरी है उसको कहते हैं उपधातु। ठीक है, क्या कहते हैं? उपधातु। तो इनमें से देखिए, ये क्या है? लोहा धातु में आ जाएगा, कॉपर धातु में आ जाएगा, निकेल धातु में आ जाएगा, यानी टिन जो है वो क्या है? उपधातु है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे टिन क्या है? एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पीतल अभी हमने पढ़ा था, पीतल क्या है? धातु है? नहीं है। आधातु है? नहीं है। उपधातु है? नहीं है। तो मिश्र धातु है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? जहाँ 2 धातुएं मिले होंगी, ए और बी, ये कोई भी 2 धातुएं हो सकती हैं, उनको मिला देंगे तो क्या होगा? मिश्र धातु। यानी कोई पूछे पीतल किससे मिलके बनती है, तो पीतल जो बनती है वो कॉपर और जिंक को मिला देने पर जो नई धातु बनेगी वो कौन सी हो जाएगी? पीतल होगी। ठीक है, तो कोई पूछे पीतल किसका मिश्रण है, तो कहेंगे कॉपर और जिंक का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे चाकू से काटा जा सकता है? ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसे चाकू से काटा जा सकता है, कौन सी धातु है? तो याद रखेंगे वो धातु कौन सी थी? इसमें ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए। तो ये जो धातु है वो है सोडियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? सोडियम धातु है और मुलायम होने के कारण इसे चाकू से काटा जा सकता है। इसका चुनाव निशान यानी क्या होता है? इसका जो तत्व है, प्रतीक चिन्ह है, वो क्या होता है? Na होता है, और 11 क्या है? ये इसका परमाणु क्रमांक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर था इसके हमने सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यहाँ से देखिए निम्नलिखित में कौन सा है? आधातु है। तो अब आप क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यानी एलिमिनेट करेंगे, यानी ऑप्शन हटाएंगे।
ये तो क्यों हटा दिया, क्योंकि धातु है। एल्यूमिनियम क्यों हटा दिया, क्योंकि धातु है। सोना क्यों हटा दिया, क्योंकि अधातु है। यानी आंसर क्या बचा, वो कार्बन। तो कार्बन क्या है, अधातु है। ठीक है, कार्बन क्या है, अधातु है। अब देखिए कार्बन के दो और रूप भी आपको याद रखने हैं। एक तो सब लोग जानते हैं हीरा होता है, ये इसके अपर रूप हैं। एक होता है ग्रेफाइट के रूप में भी ये पाया जाता है, यानी ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक रूप है। और तीसरा होता है फुलरीन, ये भी आपका ध्यान रखेंगे। कार्बन इन 3 अन्य रूपों में पाया जाता है। देखिए शुद्ध सोना को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं ना कि 24 कैरेट सोने को क्या कहते हैं, शुद्ध सोना कहते हैं। 24 कैरेट सोने को क्या कहते हैं, शुद्ध सोना। और अगर ये इससे कम होता जाता है 23 कैरेट या फिर 22 कैरेट, यानी इसमें क्या करी जा रही है, मिलावट करी जा रही है। और शुद्ध सोना कैसा होता है, नरम होता है, याद रखना। इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। कौन विद्युत का सबसे बढ़िया चालक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको लास्ट में रखे थे कि कौन विद्युत का सबसे बढ़िया चालक, विद्युत और ऊष्मा के सबसे बढ़िया चालक कौन है, तो याद रखेंगे जो एजी है, यानी क्या नाम है इसका, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे बढ़िया चालक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चांदी के बाद कौन पूछता है, तो हम कहते कॉपर, यानी सेकंड नंबर पे कॉपर है और पहला कौन है, चांदी। ये विद्युत के सबसे बढ़िया चालक हैं। तो फ्रेंड्स ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।